नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। आज वर्णमाला की शुरुआत है। हिंदी ग्रामर से जुड़ी चीज़ों को आज प्रारंभ किया जाएगा और ग्रामर से जुड़े जितने भी बिंदु होंगे, यानी वो हालांकि संपूर्ण हिंदी आपको बताई जाएगी, लेकिन ग्रामर से जुड़े जितने बिंदु होंगे वो पहले प्रारंभ किए जाएंगे, यानी पहले उनका समापन किया जाएगा। तत्पश्चात हिंदी साहित्य हो गया, काव्य शास्त्र, छंद अलंकार हो गया, इस पर चर्चा बाद में की जाएगी। तो ग्रामर से जुड़ी जो समस्याएं हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो पहला प्रसंग शुरुआत में होगा व्याकरण होगा। तो व्याकरण शुरू करने से पूर्व हम आपको बता भी देते हैं कि व्याकरण क्या चीज है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। अब देखिए, आता है व्याकरण की जानकारी कैसे आप प्राप्त करेंगे, क्या होता है व्याकरण, ये भी आप विधिवत समझ लीजिएगा। व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण को समझना है तो व्याकरण की शुरुआत महर्षि पाणिनि से होती है। महर्षि पाणिनि के बारे में लिखेगा। एक थे महर्षि पाणिनि, और पाणिनि ने ईसा से यानी 700 ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनकी पुस्तक आई थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी था। इसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 से ज्यादा श्लोक हैं। इस श्लोक के माध्यम से ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में बताया गया। ध्यान रखिएगा, यदि आप अष्टाध्यायी पढ़ते हैं उससे व्याकरण की जानकारी नहीं होगी। वो सूक्त है, यानी व्याकरण के फार्मूला के लिए व्याकरण के फार्मूला है, सूक्त है, श्लोक लिखे हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हो जैसे दोहा, दोहा में कोई चीज दी गई है उसे संस्कृत में श्लोक कहा जाता है। इससे लगभग आप माने चलते हैं 200 वर्ष बाद एक और विद्वान आए और उनका नाम था वररुचि कात्यायन। वररुचि कात्यायन, इनकी पुस्तक आती है। इन्होंने इस पर वार्तिक किया था। वार्तिक यानी अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखा गया। आप ऐसे सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं कि अष्टाध्यायी में दिए गए सूक्तों को, श्लोकों को थोड़ा और व्यापक बनाने की कोशिश की गई, व्यापक बनाया गया। इसके भी लगभग देखते हैं 600 वर्ष बाद एक और आए, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने इन दोनों पुस्तकों की व्याख्या कर दी। इन दोनों किताबों क्या की व्याख्या, जिसको हम व्याख्या कहते हैं उसे संस्कृत में भाष्य कहा जाता है। यानी इनका भाष्य किया, व्याख्या किया, और व्याख्या थोड़ी वो बड़ी हो गई, इसलिए वो महाभाष्य कहलाई, यानी महाभाष्य। अब ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही पुस्तकें हैं। इन तीनों पुस्तकों को पाणिनि का व्याकरण कहा जाता है। अगर पाणिनि की पुस्तक की बात आए तो अष्टाध्यायी है, और यदि पाणिनि के व्याकरण की बात की जाए तो ये तीनों किताबें जब पढ़ेंगे तो पाणिनि का व्याकरण कंप्लीट होता है और समझ में आता है। उसके बाद संस्कृत के बाद जो आपकी भाषा प्रारंभ हुई थी वो थी पाली और प्राकृत। संस्कृत के बाद पाली आती है और पाली के बाद प्राकृत आता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, प्राकृत का व्याकरण लिखा गया। प्राकृत का व्याकरण लिखने वाले थे आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र की जो पुस्तक है उसका नाम है शब्दानुशासन। ध्यान दीजिए, आचार्य हेमचंद्र की पुस्तक का नाम शब्दानुशासन है। ये भी एक व्याकरण का ग्रंथ है। काहे का व्याकरण है? पाली का व्याकरण है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। क्या कहते हैं इनको? प्राकृत का पाणिनि, यानी प्राकृत का व्याकरण इन्होंने लिखा है, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसके बाद आपकी हिंदी प्रारंभ हो जाती है, और हिंदी में क्या हुआ,
एक थे पंडित किशोरी दास वाजपेयी। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी का व्याकरण लिखा और इनका पुस्तक का नाम था हिंदी शब्दानुशासन। किताब का नाम था हिंदी शब्दानुशासन। ध्यान रखिएगा, वो पुस्तक शब्दानुशासन है और इस पुस्तक का नाम हिंदी शब्दानुशासन है। ये किताब का नाम शब्दानुशासन और इस किताब का नाम हिंदी शब्दानुशासन। अतः आप ध्यान रखिएगा, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि। इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, 1920 में सरस्वती पत्रिका में एक व्याकरण की किताब छपी थी, हिंदी व्याकरण, सिर्फ नाम था हिंदी व्याकरण। इस व्याकरण के लेखक का नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु। ये हिंदी का व्यवस्थित व्याकरण है। व्याकरण वो भी हिंदी का है, ये भी हिंदी का है। ये हिंदी का व्यवस्थित व्याकरण है। अतः कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का जन्मदाता भी कह दिया जाता है और पाणिनि भी कह दिया जाता है। अगर कभी कोई ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, उसमें पंडित किशोरी दास वाजपेयी हैं तो उनको करिएगा, अगर कामता प्रसाद गुरु है तो उनको करिएगा। और मान लिया दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु भी आ जाते हैं, किशोरी दास वाजपेयी भी आ जाते हैं, तो आप किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि बोलिएगा। तो ये था व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे व्याकरण बना। आगे देखते हैं कि व्याकरण क्या चीज है। व्याकरण एक सीमा रेखा है, व्याकरण एक बाउंड्री है। एक ऐसी लाइन खींच दी गई कि जो इस लाइन के बाहर जाएगा उस शब्द को अशुद्ध बोल दिया जाएगा, वो शब्द अशुद्ध हो जाएगा, उसकी वर्तनी अशुद्ध मान ली जाएगी, उसके अर्थ को सही नहीं माना जाएगा। तो एक सीमा रेखा है कि आप इस तरीके से, एक प्रक्रिया है, उस तरीके से आप हिंदी को लिखें, पढ़ें, समझें, तो वो व्याकरण के अंतर्गत आएगी। अब देखते हैं कि व्याकरण है क्या। अगर व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद कराया जाए कि व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये शब्द बनेगा वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का संधि विच्छेद करिए तो हो जाएगा वी प्लस आ प्लस करण। अब ध्यान दीजिएगा, करण का मतलब होता है साधन। करण आपका जो है वो साधन है। करण एक कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को किसने मारा? राम ने। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। मारा किसको? रावण को। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। अब किससे मारा? यानी राम ने रावण को मारने की क्रिया को किससे अंजाम दिया? वो था बाण। बाण क्या था? साधन था। इस प्रकार से कर्ण का मतलब साधन होता है। यदि किसी शब्द से पहले आ उपसर्ग लगा हो तो आ का मतलब हो जाता है सहित या तक या लेकर, ऐसा शब्द बन जाता। मीनिंग एक ही है लगभग। जैसे लिखा है आमरण अनशन, यानी शब्द है आमरण, तो मरने तक। इसी प्रकार से आजन्म, जन्म से लेकर, तो आ माने सहित या साथ होता है। और वी भी एक उपसर्ग है। वी का मतलब होता है विस्तार। वी का मतलब क्या होता है? विस्तार। किसी शब्द से पूर्व अगर भी उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका यह मतलब हो गया कि किसी चीज का विस्तार। आपने शुद्ध से पहले बी लगा दिया, विशुद्ध हो गया। विज्ञान से पहले बी लगा दिया तो विज्ञान हो गया, तो विकसित ज्ञान या विकसित शुद्धता। तो इस प्रकार से विस्तार सहित साधन। अब अगर हम इसकी परिभाषा करना चाहें, आपसे कहा जाए
कि व्याकरण को परिभाषित कीजिए, व्याकरण की क्या परिभाषा होगी। तो ध्यान दीजिए कैसे होगी। किसी भाषा को विस्तार के साथ सीखने का साधन व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा हो गई। यानी किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा को, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को अगर विस्तार से सीखना चाहें, समझना चाहें, जानना चाहें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहें, तो आपको उस भाषा की व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का पता चलता है, व्याकरण से भाषा के लेखन का पता चलता है, शब्दों के अर्थ का पता चलता है। इस प्रकार से व्याकरण किसी भी भाषा को विस्तार से सीखने का साधन है। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, व्याकरण के कितने पार्ट हैं, व्याकरण के कितने भाग हैं। तो आपका जवाब होगा व्याकरण के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को कहते हैं वर्ण विचार। आप इसको वर्ण विचार कह लो या वर्ण भेद कह लो। इसके बाद होता वाक्य शब्द विचार, और फिर होता है वाक्य विचार। यानी व्याकरण में पहले वर्ण पे चर्चा की जाती है, फिर शब्द पे चर्चा की जाती है, फिर वाक्य में चर्चा की जाती है। यानी व्याकरण के 3 भेद हैं, और इन तीनों भेदों में सबसे विस्तार जिसका है, क्षेत्र जिसका ज्यादा है, एरिया जिसका ज्यादा है, वो वाक्य विचार है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें चर्चा करनी है तो किस चीज को पढ़ना है। सबसे पहले आपको वर्ण विचार यानी वर्णमाला पढ़नी है। तो आज का टॉपिक वर्णमाला है। इस टॉपिक को शुरू करने से पूर्व व्याकरण क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये चीज आपको बता देना जरूरी होता है। व्याकरण में क्या आएगा वो वर्णमाला में, और वर्णमाला किस हद तक किस प्रकार से आपको ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी हिंदी के जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वो एक व्यवस्थित रूप में है। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ण है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये जो वर्ण है ये किसके हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, या किस भाषा के हैं। तो आपका जवाब होगा कि वर्ण किसी भाषा के नहीं होते हैं, वर्ण लिपि के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, जो भी वर्ण हैं, ये किसके होते हैं, ये लिपि के होते हैं, किसी भाषा के नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम बोलते हैं वो हिंदी होती है, और उसको जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि होती है। तो ये जो वर्ण है ये देवनागरी लिपि के संकेत हैं। अब देवनागरी लिपि में जो जो भाषाएं लिखी जाती हैं उन सब में इन्हीं का प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि में ही आप संस्कृत लिखते हैं, उसमें भी यही अक्षर है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, उसमें भी यही अक्षर है। देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखते हैं, उसमें भी यही अक्षर है। तो इस प्रकार जो ये वर्ण है ये किसके हैं, ये लिपि के होते हैं, वर्ण लिपियों के माने जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहा जाता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी क्या है। अगर यही कोई पूछे हिंदी क्या है,
तो आप कहिएगा हिंदी संस्कृत का सरलीकृत स्वरूप है। संस्कृत से हिंदी उत्पन्न है, और ये समझ लो संस्कृत भाषा कठिन है, देववाणी है, उसे थोड़ा सरल रूप देने के लिए जिस भाषा का जो भाषा उत्पन्न हुई, जो भाषा बनी, जो भाषा बनाई गई, उसे हिंदी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। इसी स्वर को संस्कृत में मूल भाषा में अच कहा जाता है और व्यंजन को मूल भाषा में हल कहा जाता है। जब भी कभी कोई मूल भाषा की बात करे वो संस्कृत है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। अगर हम लिखने की बात करते हैं, किसी भी भाषा को लिपिबद्ध करने की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे पहला, सबसे प्रथम जो लिखित ग्रंथ उपलब्ध है उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है और लिपि उसकी ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि के अक्षर कुछ थोड़े चेंज हैं और देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं वो थोड़े अलग हैं। तो पहली बात आपकी क्लियर हुई, वो ये थी कि वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्वर को। स्वर एक स्वतंत्र सत्ता है जिसे किसी की जरूरत नहीं है। स्वरों के माध्यम से ही व्यंजनों को बोला जाता है, यानी व्यंजन का आधार स्वर है, या आप ऐसा कह सकते हो भाषा का आधार स्वर है। बिना स्वर के कोई भी भाषा मुख से बाहर नहीं आ सकती है, आपके पास वो नहीं पहुंच सकती है। वो माध्यम है आप तक पहुंचाने का। स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और रे। ध्यान दीजिएगा स्वर यहीं तक है। इसके आगे जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, जिन्हें ए, ऐ, ओ कहा जाता है। तो स्वर यहीं तक है। इसके बाद आता है अंग और आह। तो ध्यान रखिएगा, आज वर्णमाला से जुड़े हर बिंदु पर, हर टॉपिक पर चर्चा होगी। स्वर का मूल यहीं तक है, री तक। इसके बाद जो आपके आगे आते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब 2 स्वरों के योग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद आते हैं अंग और आह। इन अंग आह का जो असली नाम है वो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। एक अनुस्वार है इसमें और एक इसमें विसर्ग है। ध्यान रखिएगा बेटा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आता है। बेसिकली वो सवाल टेट, सुपर टेट में पूछा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह किसने कहा था? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह किसने कहा था? तो अयोगवाह कहने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को आप नोट करते रहेंगे। एक कई बार प्रश्न पूछा गया कि अंग आह को अयोगवाह किसने कहा था। होता क्या है अयोगवाह, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इनका उच्चारण स्थल बताया जाएगा। उच्चारण स्थल को बेटा समझ लो, कोई भी चीज मुख से उच्चरित होती है। मुख में क्या होती? जीभ। नीचे ध्यान दीजिएगा क्या होती है? गला, और गले में होती आहार नाल। यहीं से हम किसी चीज का भोजन करते हैं और यहीं से हमारी आवाज वापस बाहर आती है। अतः खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। भोजन ऊपर से नीचे जाएगा, अब बोलने में नीचे से ध्वनि ऊपर की ओर आएगी, दोनों टकराहट उत्पन्न हो सकती है और इस प्रकार से दिक्कतें आ जाती हैं।
व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर एक स्वर है, यहाँ से ध्वनि वापस आती है, जैसे बंसी बांसुरी, बांसुरी में क्या होता है, छेद होते हैं, यहाँ से आप फूंक मारते हो और उन छेद पर उंगली रखने से उसकी ध्वनि जो हमें सुनाई पड़ती है, जो मेरे कानों तक आती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। यही है, नीचे से वैसी ही ध्वनि आती है, इसके ऊपर जीभ होती है, उस जीभ के मूवमेंट से, जीभ के ऐसे ऐसे होने से और ओठ की प्रतिक्रिया से आ ई ऊ, तो नीचे से आ ही आ रहा है, एक ही ध्वनि आ रही है, जैसे हारमोनियम से एक ही हवा निकल रही है, उसके जो आगे बटन लगे हैं उससे उसकी ध्वनि पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, वो एक अलग चीज बन जाती है, वो आपको सुनाई पड़ती है। तो जीभ और ओठ की आकृति के आधार पर उनका स्वरूप बदल जाता है। अब यहां देखना है इसमें कहां कहां से शब्दों का उच्चारण होता है या शब्द के उच्चारण में सहयोग कौन करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कहां से बोलते हैं, कंठ से। सर्वप्रथम हम कहां से बोलते हैं, कंठ से। कंठ के ऊपर, गले के ऊपर एक होता है कौवा, स्थानीय रूप में अलग अलग नाम उसके बोले जाते होंगे। गले के ऊपर एक पोर्शन होता है, जीभ के नीचे का हिस्सा होता है, लटकता है ऐसे, आ करेंगे तो ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो वो क्या होता है, कौवा। इस कौवा को क्या कहा जाता है, काकल्य। हालांकि इस काकल्य से हिंदी में केवल एक ही अक्षर बोला जाता है और वो होता है हा। इसके बाद इस भाग को थोड़ा ऐसे कर लें, ध्यान रखिएगा, नीचे के हिस्से को कहा जाता है अधर और ऊपर के हिस्से को कहा जाता है ओठ। ये ओष्ठ है और नीचे अधर है। तो जीभ का ये भाग अगर हम आधा करें ऊपर का हिस्सा, तो ये जो चिकना भाग है गले से लेकर के, कंठ से लेकर के यहां तक का, इसे कहा जाता है मूर्धा। इसे तालु कहते हैं, तालु। इसके बाद यहां दांत होता है और दांत से यहां तक का जो खुरदरा भाग होता है, इसे मूर्धा, मसूड़ा या वर्ष कहा जाता है। तत्पश्चात फिर हम कहां से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, और दंत के बाद फिर ओंठ बंद करके ओष्ठ से बोलते हैं। कुल मिलाकर के मुख के ऐसे 6 अवयव हैं जो बोलने के काम में आते हैं। यानी 6 ऐसे अवयव हैं जिनकी सहायता से कोई भी अक्षर, कोई भी ध्वनि मुख से बाहर आती है और हमें सुनाई पड़ती है। अब यहाँ क्या ध्यान रखिएगा, इन 6 में 5 का विशेष स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इनका विशेष महत्व है, और जो काकल्य आपको बताया है, इससे एक ही अक्षर बोला जाता है, वो आपका है हा, इसलिए इसका विशेष महत्व नहीं है। तो आपने देखा कि 5 ऐसे तथ्य हैं जहां से हम ध्वनि को बाहर निकालते हैं और उसे लोग समझते हैं, उसका अर्थ भी निकालते हैं। इन्हीं को ध्यान में रख करके अब आपको बताया जाएगा इनका उच्चारण स्थल कहां कहां से होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप अपना एक डिजाइन के रूप बना भी लेंगे। अब बोलते समय समझ जाएंगे, आ तो कंठ से बोला, ई कहने में आपकी जीभ यहां लगी तो आपने तालु से बोला, ऊ ओठ से आपने बोला, री कहने में आपकी जीभ यहाँ पर लगी आकर के तो आप कह देंगे इसको अपनी मूर्धा से बोला। इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थल माने जाएंगे। आगे संयुक्त है, यानी 2-2 अक्षरों के योग से बने हुए हैं। अब इनके उच्चारण स्थल पे आते हैं। आ और आ का उच्चारण कहां से करते हो, कंठ से। ई और ई बोलते समय आपकी जीभ कंठ से थोड़ा ऊपर लगती है तो उसे कहते हैं तालु या तालव्य। ऊ और ओ का उच्चारण आप कहां से करते हैं, ओठ से, यानी ओष्ठ। री का उच्चारण कहां से करते हो, मूर्धा से। मूर्धा का मतलब क्या हुआ, दांत से ऊपर का भाग वहां से करते हैं। अब आते हैं वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त कैसे बनते हैं,
छोटा आ प्लस छोटी से बन जाता है ए। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे बना है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, हिंदी में नया कुछ भी नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी चीजें हैं। नया अगर कुछ है तो क्या है, जैसे कोई पुरस्कार किसको मिल गया, ये नई बात हो सकती है। बाकी अभी हाल फिलहाल ना कोई ऐसा कभी हुआ है जिसे सिलेबस में पढ़ा जाता है, ना ही कोई किसी नए वर्ण का विकास हुआ है, ना ही कोई खंड काव्य महाकाव्य लिखा हुआ है जिस पर चर्चा की जाएगी। जो रस छंद अलंकार संधियां समास प्रत्यय उपसर्ग जो सैकड़ों साल पुराना है वो आज भी है। बस होगा क्या, जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती जाएगी, शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रश्न पूछने के तरीके बदलते जाएंगे। बात एक ही है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे दिल्ली, और दिल्ली कहाँ की राजधानी है तो भारत की। बात एक ही है, बस थोड़ा तरीका बदलता चला जाता है। तो आ और ई से क्या बनता है, ए। अब ध्यान दीजिएगा, छोटा आ और ए से बन जाता है ए। ऐसा मत करिएगा कि बड़ा आ और बड़ी ई लिख देंगे तो ए बना देंगे। आ और ई से क्या बना, ए। आ और ए से क्या बन गया, ए। अब इनको जरा ध्यान दीजिएगा, आ का उच्चारण कहां से है, कंठ से। ई का उच्चारण कहां से है, तालु से। इस प्रकार यहां तो आ और ए आ ही गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए और ए इन दोनों का उच्चारण कहां से करोगे, कंठ प्लस ताल, जिसे हम कंठ तालव्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंठ तालव्य। कंठ प्लस तालु से इनका उच्चारण होता है। अगला देखते हैं, अब देखिए ओग देखते हैं। छोटा आ प्लस छोटा ओ से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। इसी प्रकार छोटा आ प्लस ओ के द्वारा आप औ बना लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण ध्यान रखिएगा, आ ई से ए और आ ए से ए, आ ऊ से ओ, आ ओ से औ बन जाता है। इनको भी उच्चारण स्तर क्या होना चाहिए उसको ध्यान रखेंगे। आ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। ऊ कहाँ से है, ओष्ठ से। यहाँ तो ओ आ ही गया ऑलरेडी। इस प्रकार अगर देखते हैं, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से हो जाए, कंठ और ओठ से। कंठ और ओष्ठ कहाँ से बेटा होता है, एक तो ध्यान रखिए कंठ से और दूसरा ओष्ठ से। अगर हम इन दोनों शब्दों की संधि कर दें तो ये गुण संधि है। कंठ प्लस ओष्ठ की संधि करोगे तो ये शब्द क्या आ जाएगा, ये शब्द आ जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाए, कंठोष्ठ। तो इन दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, कंठ प्लस ओष्ठ से। कहां से होता है, कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। तो ये थे इनके उच्चारण स्थल, और ये था ये शब्द कैसे बने हैं, किस तरीके से स्वरों को बनाया गया, ये प्रक्रिया आपको बताई गई। ये कई बार परीक्षा में आया है, विशेषकर अय औ आता है। कहेंगे अय कैसे बना, बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा आ है, कुछ भी अक्षर बदल देंगे। आप ध्यान रखिएगा कैसे बना। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी उसी को मानती है, इसीलिए उन्होंने जो लिखा है वही सही है। व्याकरणाचार्य बहुत से लोग हैं, लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है वही सही व्याकरण है, वही उचित व्याकरण है। ठीक है, अब आते हैं अंग आ। ध्यान दो, अंग आ को अयोगवाह क्यों कहा गया, क्यों कहा गया अंग आ को अयोगवाह। जब हम पहले पढ़ते हैं तो पहले स्वर पढ़ेंगे और स्वर के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्यंजन। यानी पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो पहले व्यंजन बाद में स्वर, यानी पढ़ते हैं तो पहले स्वर बाद में व्यंजन, और जब लिखते हैं तो पहले व्यंजन बाद में स्वर होता है। जैसे मान लिया आपने का लिखा है तो ये क्या चीज है, यह क प्लस आ, यानी इसमें पहले व्यंजन का प्रयोग होता है और बाद में स्वर का प्रयोग होता है। अब इनको जरा लिख के देखिए, इनको लिखते हैं अंग। तो पहले बात लग रहा दो दो अक्षर बन रहे हैं, एक कोई शब्द है, ये स्वर्ण होकर के एक कोई शब्द है। लेकिन इसमें दूसरा क्या हुआ, इससे पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है। यहां भी पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है।
इस प्रकार यह दोनों स्वर और व्यंजन के अयोग्य हैं। ना इनमें योग्यता स्वर की है और ना ही इनमें योग्यता व्यंजन की है, फिर भी कुल मिला के इनको स्वर माना जाता है, इसलिए कि जैसे बड़ा आ की मात्रा होती है वैसे इनका भी एक संकेत होता है, इस वजह से मूल रूप से स्वर में ही चले जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन के अयोग्य हैं, इसके बावजूद अर्थ का वहन करते हैं, यानी अर्थ को इधर से उधर ले जाते हैं। वहन माने ले जाना या ढोना, जैसे परिवहन चारों ले जाएं, और जो ले जाने ढोने काम करते हैं उन्हें वाहन कहा जाता है। वाहन वहन करता है, यानी स्वर और व्यंजन के अयोग्य होते हुए भी जो अर्थ को इधर से उधर ले जाए उसे अयोग्यवाह कहा जाता है। और आपको फिर क्लियर कर देते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवाह किसने कहा था? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। पंडित किशोरीदास वाजपेयी की ग्रामर की पुस्तक का नाम क्या है? अगर कभी कोई पूछे, अभी मैंने बताया था, हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन इनकी पुस्तक का नाम है, व्याकरण की किताब का नाम है, लेकिन एनसीईआरटी कामता प्रसाद गुरु को मानती है। अब देखते हैं, इनका तो हो गया। अंग और आ का उच्चारण कहां से होता है? तो अंग जब बोलोगे तो जीभ आपकी कहां लगेगी? अंग। जीभ आपकी लगेगी तालु में, यानी ये तालु से तालव्य है। उसके बाद आ का उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? कंठ से। इसका उच्चारण कंठ से होगा। हालांकि जब अभी उच्चारण की बात आएगी, कौन कहां से, करीब 8 ऐसे अवयव हैं जहां से लोग बोलते हैं, उसमें सिर्फ 11 स्वर और 33 व्यंजन की चर्चा होती है। फिर से ध्यान रखिएगा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 44 है केवल। अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिला के 44। इन्हीं पर फोकस रहता है। अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, सघोष कौन है, अघोष कौन है, ये सब यही चर्चा का विषय। कुल मिलाकर के इनकी संख्या 52 है, इसलिए हमें 52 को पढ़ना है। कैसे प्रश्न पूछा जाए, कैसे आप जवाब दें, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई कि किसी भी स्वर का उच्चारण कहां तक है। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी थी? सिर्फ यहीं तक स्वर थे जब बने होंगे। आज भी अवधी और ब्रज भाषा में इसमें से तमाम अक्षर नहीं लिखे जाते। जैसे ब्रज भाषा अवधी में ए नहीं होता, ए ही होता है। ओ नहीं होता, औ ही वो लिखते हैं। वो अगर कहें कहो, वो कहेंगे कहो, कबो तो कबो, जबो, इसलिए ओ का प्रयोग करते हैं, ओ का नहीं करते हैं। री का प्रयोग अवधी और ब्रजभाषा में नहीं होता। इस री की जगह रा में छोटी की मात्रा, यानी उनको ऋषि अगर लिखना होगा तो वो इस प्रकार से ऋषि लिख लेंगे, लेकिन इस री का प्रयोग नहीं करेंगे। इस री का प्रयोग ब्रज और अवधी भाषा में नहीं किया जाता। अब एक खास बात आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तत्सम और तद्भव की संख्या अनंत है। कैसे पहचानोगे कौन तत्सम शब्द है और कौन तद्भव शब्द है? तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए वर्णमाला पढ़ते समय ध्यान रखेंगे किस अक्षर का प्रयोग कहाँ होगा। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब ध्यान दो, इसमें से जितने भी अक्षर लिखे हैं, जितने भी स्वर हैं, इनका उच्चारण आप चाहें जितनी देर तक और चाहे जितनी कम देर तक कर सकते हैं। आप 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, चाहे जितनी देर बोलते रहो। लेकिन इसमें 3 ऐसे अक्षर हैं जिनका उच्चारण लंबे समय तक नहीं हो सकता। री, अंग, आह का उच्चारण आप दीर्घ तक नहीं कर सकते। री बहुत लंबा नहीं बोल सकते, अंग लंबा नहीं बोल सकते, आ अंग लंबा नहीं बोल सकते। बाकी आ, ई, ए, ओ चाहे जितनी देर बोलते रहो। ध्यान रखिएगा, इन 3 अक्षरों को बहुत लंबे समय तक नहीं बोला जा सकता है, और इनसे जिन शब्दों का निर्माण होगा, महत्वपूर्ण बात है, वे शब्द तत्सम ही हैं। यानी री, अंग, आ से बने शब्द तत्सम होते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में पढ़ के देख लीजिएगा। कक्षा 6 की किताब में स्पष्ट नोट करके लिखा गया है। क्या लिखा है? री, अंग, आह
के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। तत्सम तद्भव आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी री, ऐसे बहुत से आएंगे, अभी तो केवल स्वर पे चर्चा हो रही है। री, अंग, आह के संयोग से बने शब्द तत्सम ही होते हैं। जैसे मान लिया कहीं लिखा गया ऋषि, ये शब्द तत्सम है। कहीं लिखा गया कृषि, यानी जहां री मिल जाए आगे कुछ सोचो ही नहीं। कृषि लिखा, पूछा है, सब तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, कौन सा है? तो जैसे ही आपने री देखा आगे पढ़ना ही नहीं। आपने देखा री लगी थी या कहीं पर भी री लगी थी, सीधा सा आपने कह दिया तत्सम। अब जैसे लिखा है ग्रह, आपने कहा तत्सम। मृग, आपने कहा यह शब्द कैसा है? तत्सम। इसी प्रकार कहीं लिखा अंगना, अंगना स्त्री का पर्यायवाची होता है, तत्सम। कहीं लिखा है प्रातः, शब्द कैसा है? तत्सम। यानी री, अंग, आह के प्रयोग से बने शब्द तत्सम ही होते हैं। यहां तक की बात क्लियर? ये सब आपकी समझ में आया? तो इसके आगे की चर्चा करते हैं। यहां पर एक प्रश्न और कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, उस पर हमें नजर रखनी है। वो पूछा जाता है कि हिंदी के स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। अगर प्रश्न आ जाएगा हिंदी में स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, तो आपका जवाब होगा हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। ध्यान दो बेटा, एक तो पहला प्रयोग होता मूल रूप में। हिंदी में स्वर का प्रयोग लिखने में होगा, इसका प्रयोग मूल रूप में होगा। जैसे अगर आपने कहीं लिखा आम, ये आम में आ कैसा आया? मूल रूप में। फिर होता है संकेत रूप में। संकेत रूप के मतलब होता है जैसे कहीं लिखा गया काम, यहाँ आ की मात्रा आई। तो क्या ध्यान रखेंगे, फिर से समझ लो। हिंदी में स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। या तो स्वर मूल रूप में आएगा या स्वर संकेत रूप में आएगा। यानी या तो स्वर स्वयं उपस्थित होगा या उस स्वर का संकेत आएगा। ठीक है, यानी या तो स्वर स्वयं उपस्थित होगा या उस स्वर का संकेत आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। क्या इसके बारे में और पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे सामान्य प्रश्न आपके पास आएगा, पूछेगा हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 11। अब ये पूछा गया हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? 13। फिर पूछा गया कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 10। क्योंकि री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि री का उच्चारण इस प्रकार से होता है जैसे रा में छोटी ई की मात्रा लगाई गई हो। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न। और उच्चारण के आधार पर किसे स्वर नहीं माना जाता, दूसरा प्रश्न। यानी पहले ये पूछेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 10। फिर पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर किसे स्वर नहीं माना जाता, तो आपका जवाब होगा रे। फिर पूछा जाता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं, क्योंकि छोटा आ का अपना कोई संकेत नहीं होता, सबका संकेत है, छोटा आ का कोई चिन्ह नहीं है। इसलिए छोटा आ को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर।
अगर परीक्षा में किसी ने आप पूछ दिया कि किस स्वर को उदासीन स्वर कहते हैं, तो कहोगे छोटा को उदासीन कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटा का कोई संकेत, कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? कई बार पूछते हैं मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर है 4। ये कौन कौन से 4 हैं? छोटा, छोटी, छोटा उ और री। फिर पूछा जाता दीर्घ स्वर कितने हैं, तो शेष जो 7 बचे वो दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन थोड़ा और कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए पूछ देंगे मूल स्वर कितने हैं, सॉरी मूल दीर्घ स्वर। तो आपको अभी हमने बताया था कि मूल दीर्घ स्वर केवल मूल स्वर री तक ही आता है। फिर से आपको लिख के बता देते हैं, जैसे आ, स्वर यहीं तक है, आगे संयुक्त स्वर हैं। अब इन्होंने पूछा आपसे कि लघु स्वर कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4। फिर पूछा दीर्घ। अब दीर्घ में जो ए, ऐ, ओ, औ है उनको भी गिन लिया जाता है। ए, ऐ, ओ, औ इनको भी गिन लिया जाता है। 4 ये और 3 ये, 1, 2, 3, तो 4, 3, 7। लेकिन शब्द आगे मूल, अगर मूल कहेंगे तो मूल स्वर तो यहीं तक है। तो इस प्रकार से संख्या आपकी कितनी होगी? 1, 2 और 3। अगर मूल की बात करें तो आपकी संख्या 3 होगी। ध्यान ये रखना पड़ता है कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न को विधिवत पढ़ें और समझें। इतनी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि प्रश्न को पूरा पढ़े बगैर। हमने देखा है कि अधिकतम गलतियां आपसे कैसी हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। एक बार पूछा गया इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पढ़ा ही नहीं, और नीचे पंकज लिखा था उसी को लगा दिया। घर पे आकर के देखते हैं वो तो कह रहा था इसमें कौन नहीं है। तो ऐसे में जल्दबाजी के से जवाब देने पर आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अब देखते हैं क्या आपसे पूछा जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। पूछते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाएंगे, यानी मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ये संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3। पहला प्रश्न यही आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद। वो संख्या बताई थी, भेद पूछ रहा, तो आपका क्या जवाब होगा? 3। पहला आपका होता है, कहेंगे ह्रस्व स्वर, या तो ह्रस्व आएगा, या लघु आएगा, या मूल आएगा, या क्या आएगा? एक मात्रिक। इससे ज्यादा परीक्षक आपको भ्रमित नहीं कर सकता। चाहे मूल स्वर कह लो, एक मात्रिक स्वर कह लो। क्यों एक मात्रिक आपने कहा? क्योंकि इसके लिए रोमन लिपि का एक प्रयोग किया जाता है छंद में, जिसे आप 1 गिनते हैं। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर एक ही है। और संख्या कितनी है इनकी? 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी ई, छोटा उ और री। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, या इनको कह लो गुरु, या इनको कह लो द्विमात्रिक, या इनको कह लो संध स्वर। इससे ज्यादा परीक्षक आपको भ्रमित नहीं कर सकता। एक ही बात है, आप हर एक पॉइंट को समझिएगा। इसको द्विमात्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके लिए रोमन लिपि का यश बनता है, जिनको 2 गिना जाता है। छंद में जब मात्राएं लगाते हो तो इसको 1 गिनते हो और इसको आप 2 गिनते हो। संध स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इसका निर्माण कैसे होता है? छोटा
प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, यानी दो स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए संधि स्वर कहलाए। संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ये सभी दो दो अक्षर से बने हैं। आ से बड़ा आ, ई से बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ, ई से ए, ए से ए, ऊ से ओ और ओ से औ बना है। सभी दो दो से बने हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहा गया। तीसरा आपका जाता भेद, हालांकि वो संस्कृत में होता है, हिंदी में उसका ज्यादा प्रयोग नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लुत। प्लुत का जो संकेत है वो देवनागरी लिपि का 3 है, हिंदी का 3। फिर से समझ लो, रोमन लिपि का 1 जिसे 1 कहते हो, रोमन लिपि का S जिसे 2 कहते हो, देवनागरी लिपि का 3। क्योंकि हिंदी में इनका प्रयोग होता नहीं है, इसलिए इसके लिए हम 3 अंक नहीं लगाएंगे, इसका इस्तेमाल संस्कृत में होता है। कई बार इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का भी प्रयोग कर देते हैं, अनंत। यानी बात यह हुई, आप जितनी देर चाहें उतनी देर इसको बोलते रहें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में दूना समय लगता है और इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में 3 गुना ज्यादा समय खर्च होता है। अब ये क्या है, इस्तेमाल इसका कैसे होगा, उस चीज को देखिएगा। कैसे कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको ओम लिखना है, ओम, तो ओम इस तरीके से बोलना है। राम बोलना है, राम। अब यहां खास बात आपको क्या लग रही है जो हम बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लुत स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो उसमें हलंत अवश्य लगा होगा। वैसे तो राम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन प्लुत के बाद आएगा तो हलंत लग जाएगा। यानी किसी भी प्लुत स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो वह व्यंजन स्वर रहित ही होता है, उसमें हलंत लगना अनिवार्य है। इसलिए इसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न यह है कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या है 8। अब आप कहोगे 7 4 11 स्वर तो 11 ही होते हैं, 11 तो यही हो गए, अभी 8 कहां से आ गए? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये 7 स्वर हैं ये सातों यहां पे हैं, इनको सातों को आप और ज्यादा देर तक बोल लीजिएगा। 8वां कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। 8वां है छोटा आ। हर समस्या का समाधान जरूरी है, रटना मना है। अगर हम देखिएगा, हिंदी पढ़ी नहीं जाती, हिंदी एक भाषा है और भाषाएं सीखी जाती हैं। कभी आपने ऐसा सुना कि मुझे जो है ढोलक बजाना पढ़ना है, हारमोनियम बजाना पढ़ना है? नहीं, सीखना है। विषय पढ़े जाते हैं और भाषाएं सीखी जाती हैं। इसलिए ऐसा सीखें कि आप में कोई भ्रम की स्थिति न बनी रहे। आप कहेंगे यहाँ छोटा आ कैसे, इसका समाधान, अगर आप छोटी को ज्यादा देर तक बोलेंगे तो छोटी से बड़ी बन जाएगी, छोटा ओ को ज्यादा देर बोलेंगे छोटा ओ से बड़ा ओ बन जाएगा। लेकिन छोटा आ को अगर आप ज्यादा देर बोलेंगे वो बड़ा आ नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे बड़ा क्यों नहीं बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो छोटा आ है ये मध्य स्वर है और जो बड़ा आ है पश्च स्वर है। बड़ा आ के लिए मुंह ज्यादा फैलाना पड़ेगा, आ, जब छोटा के लिए आ करते रहिए, बड़ा नहीं बन पाएगा, वो आ ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो बड़ा आ के उच्चारण के लिए मुख ज्यादा खोलना पड़ता है, छोटा आ के उच्चारण के लिए मुख कम खोलना पड़ता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। यहां तक की बात आपकी समझ में आई? तो इसलिए इनकी संख्या क्या है, कितनी है? आप ध्यान रखिएगा, ये जो आ है ये 3 जगह नौकरी करता है, यानी आ के 3 रूप हैं, उसको आप समझ लीजिएगा। आ आपका उदासीन स्वर है, जैसा कि अभी हमने बताया था, उदासीन भी है। आ को लघु स्वर भी बोला जाता है, लघु भी है, और आ को प्लुत स्वर भी बोला जाता है, प्लुत भी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है,
और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक की बात अगर आपके समझ में आई हो तो आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद की बातें आपको बताएंगे। और मैंने पहले ही आपसे वादा किया कि वर्णमाला यानी व्याकरण से जुड़ी ऐसा कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं होगा जिस पर चर्चा इस मंच से ना की गई हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।